नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समाचारों में। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदन में आज खेल और समुद्री माल ढुलाई से जुड़े विधेयकों पर होगी चर्चा, लेकिन बिहार एसआईआर मुद्दे पर हंगामे के आसार। विपक्ष ने दिया कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। पाकिस्तानी थे पहलगाम हमले के तीनों आतंकवादी। फोरेंसिक और तकनीकी जांच के बाद हुई निर्णायक पुष्टि। हमलावरों में शामिल नहीं था कोई स्थानीय कश्मीरी। लंबी बीमारी के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का कहर। सीएम योगी के निर्देश पर प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी। गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी में हालात गंभीर। कई जिलों में स्कूल बंद। और आज से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक। रेपो रेट में कटौती पर होगी चर्चा। बुधवार को फैसलों की घोषणा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त अहम खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां के राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। और आपको बता दें कि यहां पर राज्यसभा में एक बार फिर जो कार्यवाही है वो स्थगित हुई है। कल सुबह 11 बजे शुरू होगा कामकाज। शिबू सोरेन को उच्च सदन में यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। वर्तमान सदस्य शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि। लंबी बीमारी के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ है। गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है, शोक संदेश यहां पे दिया है। और इसी के चलते जो राज्यसभा की कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। तो राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कल सुबह 11 बजे तक के लिए। शिबू सोरेन काफ़ी कद्दावर नेता, काफ़ी लंबे उनका राजनीतिक करियर रहा है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं हैं। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। 1944 को नेमरा गांव हजारीबाग में उनका जन्म हुआ। और बहुत ही शुरुआत से ही उन्होंने काफ़ी युवा होते हुए 18 साल की उम्र में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं हैं। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने सोमवार को अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के निधन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। जेएमएम के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन 1 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। उनकी उम्र 81 वर्ष की थी। जून के आखिरी सप्ताह में किडनी संबंधी समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव हजारीबाग में वो जन्मे थे। और 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ का गठन किया। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 1980 में दुमका से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1989, 1991 और 1996 में भी लोकसभा के लिए वो निर्वाचित हुए। 2002 में राज्यसभा के लिए चयनित उन्हें किया गया। और मनमोहन सिंह सरकार में वो कोयला मंत्री रह चुके थे। समर्थकों में दिशोम गुरु के नाम से वो जाने जाते हैं। शिबू सोरेन के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। उनका बेटे हेमंत सोरेन इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और इस वक्त हमारे साथ ऋषि जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। ऋषि, यहाँ पर राज्यसभा में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई और
इसी वजह से जो राज्यसभा स्थगित हो गई, और क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए जया, जिस तरीके से आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई और हम जानते हैं कि आज सुबह ही ये समाचार आया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जीएमएम के संस्थापक नेता शिबू सोरेन अब नहीं रहे। जैसे कि सदन में प्रचलन है कि जब भी कोई वर्तमान सदस्य या निवर्तमान सदस्य का देहांत होता है तो उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। चूँकि शिबू सोरेन राज्यसभा के वर्तमान सदस्य भी थे तो आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया और इसी वजह से सदन की जो कार्यवाही उनके सम्मान में और शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सदन की जो कार्यवाही है कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उनको श्रद्धांजलि देते समय उपसभापति ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने आदिवासी आंदोलन और उनके अधिकार और उनके संघर्ष के लिए काम किया, आज़ाद भारत में जो आदिवासी संघर्षों की नई गाथा लिखने वाले नेता के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। और शिबू सोरेन को कह सकते हैं कि आदिवासी संघर्ष का एक वो प्रतीक थे, इसी वजह से लोग उन्हें गुरुजी के नाम से भी जानते थे। उन्होंने संथाल समाज को ख़ास तौर से जागृत किया और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया, साथ ही साथ और जो आंदोलन तमाम हुए उसका नेतृत्व किया और राजनीति में उन्होंने युवा अवस्था से ही प्रवेश करके उन मुद्दों को उठाया जो आदिवासी समाज की बहुत ज़रूरत थी और जो जिस तरीके से चाहे वो साहूकार हो या ऐसे लोग हो जिनकी वजह से आदिवासी समाज पीड़ित रहता था या उनके चुंगल में रहता था, उनसे मुक्ति दिलाई। तो उन इलाकों में वो मुक्तिदाता के रूप में भी जाने जाते थे और इसी वजह से आज उनको श्रद्धांजलि देते समय ये कहा गया कि ये सदन हमेशा उन्हें याद रखेगा एक ऐसे आदिवासी संघर्षपूर्ण नेता के लिए जिसने आज़ाद भारत में एक नई छवि समाज को दी और प्रेरित किया कि वो मुख्य धारा से शामिल हों और उसमें देश को आगे ले जाने में अपनी जो भूमिका है उसको निभाएं। इसी वजह से कह सकते हैं कि उनको भी जनता ने बहुत सारा प्यार दिया। 3 बार वो लोकसभा में जीत कर पहुँचे, राज्यसभा में सदस्य रहे और साथ ही साथ झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी वो 3 बार बने। तो उनकी जो शख्सियत रही उसको आज यहाँ पर सदन में याद किया गया। बिल्कुल ऋषि, ज़मीन से जुड़े नेता थे जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है और झारखंड आंदोलन के प्रतीक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। किस तरह से देखते हैं तमाम नेताओं के इस वक्त शोक संतप्त संदेश भी आ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना शोक संदेश दिया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी किस तरह से एक बड़ी क्षति मानते हैं? बिल्कुल, देखिए जब इस तरीके का कोई भी नेता जब देश में अपनी भूमिका निभाता है और एक समाज को एक दर्शन दे के जाता है कि किस तरीके से उन्हें समाज में मुख्य धारा में शामिल होना है, शिक्षा और विकास की मुख्य धारा में शामिल होना है और जो संघर्ष है, जो उनके खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग हैं उनसे कैसे निपटना है, क्योंकि जो बराबरी का जो सिद्धांत है, जो हमारा संविधान कहता है, उस बराबरी के सिद्धांत को स्थापित करने में जिन जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश उन्हें याद करता है। और आज जिस तरीके से ये समाचार आया तो आज तमाम जो नेता हैं देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य जो नेता हैं, उनकी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरीके का नुकसान, निश्चित तौर से ये राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान है क्योंकि शिबू सोरेन की एक शख्सियत के रूप में याद किया जाएगा जो कि जिसमें कि अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया और उन्हें प्रेरणा दी और उन्हें ये बताया कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे देश की जो विकास है और जो देश की जो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जो प्रयास होते हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो जीने का जो सिद्धांत है, बराबरी का जो सिद्धांत है और हक के साथ जीवन जीने का जो सिद्धांत है उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, एक ऐसे संघर्षशील नेता के रूप में अभी पूरे देश उन्हें याद कर रहा है। बिल्कुल ऋषि, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम बता दें अपने दर्शकों को कि इस वक्त जो खबर आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। स्पीकर ने विपक्ष के आचरण पर नाराजगी जताई और आज 2 बजे शुरू होगा कामकाज। तो यहाँ पर एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित हुई है। ये मॉनसून सत्र का तीसरे हफ्ते की शुरुआत है।
आज हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार का दिन है और जिस तरह से लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा जारी है वो इस हफ्ते भी जारी है। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष आज भी सदन में हंगामा कर सकता है, तो वहीं उसी की एक झलक यहाँ पे देखने को मिली जब लोकसभा को एडजर्न यहाँ पर कर दिया गया है, कार्रवाई उसकी स्थगित कर दी गई है विपक्ष के हंगामे के चलते। लगातार विपक्ष ने इससे पहले कार्य स्थगन का प्रस्ताव का नोटिस भी यहाँ पर दिया। लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है और यहाँ पर अहम बात यह भी है कि स्पीकर महोदय ने विपक्ष के आचरण पर यहाँ पर नाराजगी जताई है। इससे पहले भी वो नाराजगी जता चुके हैं। जिस तरह से आचरण विपक्ष का लगातार देखने को मिल रहा है, नारेबाजी होती है, प्लेकार्ड्स लेकर वेल में आ जाना, शून्यकाल को ना चलने देना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार विपक्ष द्वारा इस तरह की चीजें की जा रही है। ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, यहाँ पर एक बार फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, लगातार संसद का जो कामकाज है वो बाधित हो रहा है। कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं, लंबित हैं। एक बार फिर यहाँ पे लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है विपक्ष के चलते। किस तरह से क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रहा है? देखिए, लोकसभा की कार्यवाही को देखें तो वहाँ पर जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ उसके बाद हमने देखा कि विपक्ष के सांसदों के द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस के माध्यम से कहा गया कि बिहार में जो SIR का मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर शोर शराबा हंगामा कर रहा है चर्चा करने के लिए, जबकि जो चेयर है उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि यह मुद्दा सदन के कार्यक्षेत्र में ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक में है और वहाँ पर भी इस पर किसी भी तरीके की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि इसको जारी रखने के लिए ही कहा गया है और अभी भी ये चूँकि सब जुडिस है इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो ये जो पूरी की पूरी बात है ये बार बार चेयर की तरफ से सदन के सामने रखी जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने और बार बार कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दें और प्रश्नकाल न चलना उन्होंने बताया कि कितना घातक है, किस तरीके से नुकसान होता है। प्रश्नकाल को चलाने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं, महीनों पहले उनके प्रश्न आते हैं, उसके बाद उनके जवाब तैयार किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी सांसदों के पास एक ऐसा अधिकार होता है कि प्रश्नों के माध्यम से वो सरकार से सवाल पूछते हैं और जो जानकारियाँ देश के सामने आती हैं उससे देश और समाज दोनों को फ़ायदा होता है और जो एग्जीक्यूटिव है सरकार चलाने में भी इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन चूंकि बार बार आग्रह करने के बाद भी हंगामा और शोर शराबा जारी रहा, इस वजह से सदन की कार्यवाही फिलहाल 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया है। और ऋषि, यहाँ पर स्पीकर की ओर से लगातार नाराजगी यहाँ पर जाहिर की जा रही है। जिस तरह से विपक्ष का बेहद गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो सामने आ रहा है। पहले वो जिस तरह से एक अपील करते हुए नजर आते हैं कि आप बैठ जाइए और प्रश्नकाल को चलने दीजिए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर वो नाराज भी हो रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम चीजें भी बेअसर साबित हो रही हैं। SIR के मामले पर 1 अगस्त को ड्राफ्ट यानी कि मसौदा लिस्ट आने के बाद आपत्तियां जतानी थी, लेकिन उसमें अभी किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक दल ने किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई है और यहाँ पर संसद में उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। किस तरह का विरोधाभास भी साफ तौर पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है उसमें राजनीतिक दलों की तरफ से किसी भी पार्टी ने अभी तो उस तरीके का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है आपत्तियों के रूप में। कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों ने अपने कुछ आपत्तियां, तकरीबन कल के जो आंकड़े थे 914 लोगों ने अपने आपत्तियां दर्ज कराई। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चल रहा है और आयोग की तरफ से पुरजोर कोशिश है कि पारदर्शिता के साथ इस प्रोसेस को संपन्न कराया जाए और कोशिश यही की जा रही है कि अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए आयोग ने पहले से ही दिशा निर्देश दे रखे हैं और इसी वजह से 1 महीने का समय भी रखा गया है कि अगर किसी का नाम किसी की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से नाम कटा है तो आयोग उस पर कार्रवाई कर रहा है और उस प्रक्रिया को ही पूरा करने के लिए एक महीने का समय रखा गया है ताकि किसी की भी शिकायत ना रहे। अब ये जो पूरी की पूरी कवायद है, ये कवायद अगर हम देखें तो विपक्ष के द्वारा वहाँ नहीं दिखाई देकर सिर्फ सदन में दिखाई देती है और इसी वजह से यहाँ पर हंगामा और प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन करना और लोकसभा अध्यक्ष ने आज बार बार आग्रह किया कि आप इस तरीके से प्रदर्शन ना करें
और प्ले कार्ड लेकर ना आए, ये सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। और प्रश्नकाल को उन्होंने बार बार रेखांकित किया कि इसको ज़रूर चलने दें और इसके चलने के लिए आपके पास पर्याप्त अवसर भी होते हैं सरकार से सवाल पूछने का। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रश्नकाल जब समाप्त हो जाए तो आप उनके चैम्बर में आकर किसी भी मुद्दे पर आकर बात कर सकते हो, जिस मुद्दे को उठाना चाहते हो उस पर आप शून्यकाल का भी अवसर होता है, उसमें आप उठा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है और आज 2 बजे एक बार फिर कामकाज शुरू होगा ऐसा बताया जा रहा है। अब देखते हैं विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एसआईआर की, तो पिछले कई दिन से बिहार में एसआईआर पर हंगामा मचा रहे विपक्षी दलों को अब एक और नया मुद्दा मिला है और वो है कि तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड। दरअसल चुनाव आयोग ने तेजस्वी से पूछा है कि उनके पास 2 एपिक नंबर यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कैसे आए। एनडीए ने तो इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी तेज कर दी है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बारिश का असर यहां से आने वाली नदियों में दिखाई दे रहा था। चंबल, बेतवा, केन और ख्वारी जैसी मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाली नदियां यमुना में मिलकर प्रयागराज में बाढ़ का रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। जालौन, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी के निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं तथा एक एक मंत्री को जिले का दायित्व सौंपा है। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश के चलते 44 जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश का असर भी अब इन नदियों पर दिखाई पड़ने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति भयावह हो सकती है। तो बीते 24 घंटे से प्रदेश में लगातार बारिश जारी है और जिस तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं विभिन्न इलाके, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे कि स्थिति क्या है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, जिले हैं जो सबसे ज्यादा जहां पर इस बारिश का असर नजर आ रहा है? देखिए, 13 जनपद सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय है और खास तौर से ये वो जनपद है जहां पर आमतौर पर बाढ़ नहीं आती थी पहले। इस बार क्योंकि मध्य प्रदेश से जो नदियां आती हैं वहां पर काफी ज्यादा बारिश हुई है, उसी के चलते जिनका भी आपने जिक्र किया कि केन, बेतवा, चंबल, इन नदियों में ज्यादा पानी आ गया है। इसके कारण यमुना उफान पे है। इसी के साथ ही जो आगे बढ़ती जाती है जैसे जैसे तैसे तैसे वो इलाकों को, अपने तटीय इलाकों को जलमग्न कर रही है। तो बहुत सरकार की तरफ से एहतियात उठाए गए हैं, कदम उठाए गए हैं। टीम 11 बना दी गई है। तमाम सारे मंत्री जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं वह ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां पर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, बाढ़ चौकियों पर लगातार निगरानी बरती जा रही है। 24/7 निगरानी बरतने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। कल देर रात भी उन्होंने इस संदर्भ में बैठक ली थी और तमाम सारे आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हों उनको सहायता प्रदान की जाए। 1 लाख से ज्यादा लंच पैकेट बंट रहे हैं और साथ ही साथ तमाम सारी बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य टीमें लगाई गई हैं और साथ साथ किसी भी प्रकार से, चाहे इंसान हो या पशु हो, दोनों को राहत पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में बाढ़ में कमी आ सकती है जल स्तर में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कम बारिश हुई है। उसके कारण अब धीरे धीरे जो उधर से नदियां आती हैं उनका जल स्तर कम होना चालू होगा। तो विकास, 24 घंटे से बारिश भी लगातार हो रही है, 24 घंटे से बारिश भी लगातार हो रही है। ऐसे में आईएमडी की तरफ से भी क्या कुछ अनुमान जताया गया है? लगातार बारिश से भी यहाँ पर राहत मिलेगी कब तक? जी, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट किया गया है और आज तो 44 जनपदों में बारिश का अलर्ट किया गया है। मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ में कल से बारिश रुकी नहीं है, अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है। हमारे पीछे देख सकते हैं किस कदर पानी भरा हुआ है। आमतौर पर जो निचले मोहल्ले होते हैं वहां पर पानी गलियों में भर जाता है, उनको साफ निकालने के लिए, निकासी के लिए लगातार नगर निगम काम कर रहा है। क्योंकि तमाम जगहों पर जब बारिश होती है तो दिक्कतें आ जाती हैं, बिजली की समस्या आ जाती है,
जल भराव की समस्या आ जाती है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि हर अधिकारी, हर कर्मचारी ग्राउंड जीरो पर नजर आए और जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, तमाम ऐसे गांव हैं वहां पर बिजली चली गई है, उसको फिर से कैसे सुचारू रूप से चालू किया जाए। और तमाम रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, वो मौके पे पहुंच रही हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। तमाम सारे जो परिवार हैं उनको राहत शिविर बनाए गए हैं, वहां पर रखा जा रहा है। जो वहां पर रहना चाहता है वहां पर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है, फूड पैकेट की व्यवस्था की जा रही है। और तमाम सारे लोगों को जो जिनकी इसमें नुकसान होता है बाढ़ के कारण, उनको सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह कार्रवाई तेजी के साथ की जा रही है और इसीलिए सीएम योगी ने जो इन 11 मंत्रियों को प्रभारी बनाया है, उन जनपदों में, चाहे जालौन, हमीरपुर, इटावा, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, इन सारे जनपद में ये जो पूरा किनारा लेता है एक तरफ से बुंदेलखंड से लेकर और जाकर बलिया तक, गाजीपुर तक, इन सारे जनपदों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, जो गांव प्रभावित है 900 से ज्यादा, उन जगहों पर लोगों को सहायता प्रदान की जाए, लोगों की जीवन पर इसका फर्क न पड़ने पाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहे, उनको खान पान की व्यवस्था रहे, उनको रुकने की व्यवस्था रहे, कोई भी आदमी भूखा न रह सके जिसका नुकसान हो गया है इस बाढ़ के कारण। तो लगातार मुस्तैद है टीमें, सभी जगह पर जा रहे हैं। कल जल शक्ति मंत्री ने हमीरपुर का भी दौरा किया और जालौन का भी दौरा किया। प्रयागराज में वहां के नंदगोपाल नंदी प्रभारी बनाए गए हैं मंत्री, उन्होंने दौरा किया। बलिया में दयाशंकर दयालु पहुंचे हुए हैं, वाराणसी में नीलकंठ तिवारी हैं और तमाम सारे और मंत्री लगाए गए हैं। तो लगभग सभी जनपदों में मंत्री पहुंच चुके हैं, जो शासन की टीम को, जो प्रशासन की टीम को मॉनिटर कर रहे हैं, कहां से कोई दिक्कत है। और इसके साथ साथ जो वहां के उच्च अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंचे हैं, चाहे भदोही हो, चाहे तमाम सारे जो भी जनपद हैं, वहां के अधिकारी वहां उन इलाकों पे जा रहे हैं। चाहे एनडीआरएफ की बोट के द्वारा जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बोट लगाई गई हैं कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकें, खान पान की चीजें पहुंचाई जा सकें। और जो कोई फंसा हुआ है, आज भी सुबह एनडीआरएफ की तरफ से प्रयागराज में कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको उनके स्थान से निकालकर, जहां पानी भर गया था, निकालकर बाहर शिफ्ट किया गया। तो ये टीमें लगातार मौजूद है, पल पल निगरानी बरत रही है, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैलने पाए और साथ साथ तटबंधों की सुरक्षा के लिए प्रॉपर निगरानी बरती जा रही है। वहां भी किसी प्रकार से कोई कटान न होने पाए। कटान होने के कारण अगर जहां पर जल भराव हो रहा है वहां पर पहले से अलर्ट जारी किया जाए। ये सारी चीजें लगातार जारी है। और रही बात जो बारिश की है, तो बारिश फिलहाल हो रही है और बारिश के कारण जो समस्याएं आती है वो सबसे बड़ी समस्याएं होती है जल भराव की और दूसरा विद्युत की, बिजली की। तो कुछ जनपदों में इनको बहाल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो या तमाम सारे निकाय होते हैं, वहां के संबंधित स्टाफ को इस बारे में सूचित किया गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः पालन करे। अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में पूरा प्रशासन मुस्तैद है और सीएम योगी पल पल की नजर रख रहे हैं, उनके मंत्री मौके पर मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर युद्ध स्तर पर जिस तरह से बारिश को लेकर जल जमाव है, विभिन्न जो इलाके हैं, जिले हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते, ऐसे में यहाँ पर युद्ध स्तर पर तमाम एजेंसियां काम करती नजर आ रही है। योगी सरकार के निर्देश पर जिस तरह का बेहतरीन समन्वय यहाँ पर देख रहे हैं आप, तस्वीरों में देख रहे थे कि कैसे तमाम जो लोग जो निचले इलाकों में रह रहे हैं उन्हें त्वरित सहायता यहाँ पर प्रदान की जा रही है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के बाद बात करें बिहार की, तो वहां भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। राज्य में उत्पन्न इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र जाकर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने की हिदायत दी है। इसके साथ ही एसओपी के मुताबिक आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने का निर्देश भी दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 24 घंटे संचालित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है, जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिल रहा है। साथ ही राज्य में हो रही बारिश से किसानों को रोपनी में फायदा हो रहा है। तो बिहार में भी बाढ़ को लेकर अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देर रात लगातार बारिश से हुए भूस्खलन के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बंद हो गया। राना चट्टी, सयाना चट्टी व पालीगांड के पास सड़क पर मलबा आने के कारण मार्ग बाधित हो गया।
वहीं डबरानी के पास भी मलबा व पत्थर आने से रास्ता बाधित है। गंगोत्री हाईवे 108 गंगनानी से आगे नागराजा मंदिर के पास सड़क पर पत्थर आने के कारण बाधित हो गया है। बीआरओ कर्मी जेसीबी की मदद से हाईवे को जल्द से जल्द सुचारू करने में जुटे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में पहाड़ी राज्य के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश हुई है। राजधानी शिमला में भारी बारिश हुई है, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित जिले मंडी और कुल्लू मनाली हैं। अब भी भारी बारिश से जूझ रहे हैं। पंजाब की सीमा से लगे ऊना और सोलन के नालागढ़ उपमंडल में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। साथ ही वाहनों का आवागमन भी बाधित हो गया है। राज्य के प्रमुख बांधों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। ऊपरी हिमाचल के जिलों लाहौल, स्पीति और चंबा में बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कोरोनेशन ब्रिज से चित्रे तक 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। इस संबंध में NHIDCL ने रविवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि सुरक्षा उपायों के कारण 30 किलोमीटर के इस खंड में वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। NHIDCL ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के संबंधित जिला प्रशासनों को भी इस खंड में वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने और उसे प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। ये आदेश रविवार रात 8 बजे से लागू हो गया है और बुधवार शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस आदेश के बाद गैंगटॉक से सिलीगुड़ी के बीच चलने वाले वाहनों को अल्लावा और गोरुबथान और अन्य वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, जिसके मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज से 8 अगस्त तक भारत की यात्रा पर होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनके साथ फिलीपींस की पहली महिला लुइस अर्नेटा मार्कोस और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा होगी। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी। और कई सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। पोस्ट में कहा गया है कि भारत अमेरिका की प्रतिकूल आर्थिक नीतियों के कारण उसके साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित या समीक्षा कर सकता है। PIB फैक्ट चेक की टीम ने इस खबर को झूठा और भ्रामक बताया। PIB फैक्ट चेक की टीम ने कहा कि विदेश मंत्रालय के हवाले से भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, इसलिए सतर्क रहें और भ्रामक सूचनाओं के झांसे में न आएं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए देश के विकास में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। पुणे के जुन्नार तालुका के पर्यावरणविद रमेश खरमाले को आमंत्रित किया गया है। खरमाले ने इस अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति भवन से प्राप्त यह आमंत्रण सत्यमेव जयते के आदर्श वाक्य का एक उदाहरण दिया। मैं कोई पुरस्कार के लिए काम नहीं कर रहा था, सिर्फ पर्यावरण के लिए काम करना ये हमारा एक एम था। बहुत खुशी हो रही है कि एक अपने राष्ट्रपति जी हमें यहाँ पे निमंत्रण भेजते कार्यक्रम के लिए, और वो भी 15 अगस्त के दिन। इससे अच्छा बड़ा मौका मेरे लिए कोई हो नहीं सकता है। मैं यही कहूँगा कि मैं जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है उस काम का मेरा आज जीवन सार्थक होगा। और महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की सर्पमित्र वनीता बोराडे को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। डाक विभाग के अधिकारियों ने उनके गांव बोठा पहुंचकर उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा। वनीता बोराडे सर्प संरक्षक, सर्प मित्र और विशेषज्ञ हैं। अब तक वे 71,000 से अधिक सांपों को मानव बस्तियों से सुरक्षित पकड़कर जंगलों में प्राकृतिक आवास में छोड़ चुकी हैं। जैव विविधता की जीवन श्रृंखला में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने पर्यावरण ही जीवनधारा के मंत्र के साथ सोयरे वांचरे मल्टीपर्पज फाउंडेशन नाम की एक चैरिटेबल संस्था की स्थापना की। इस सम्मानजनक आमंत्रण पर वनीता बोराडे ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उनके इस कार्य को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। तेलंगाना के शिल्प रमम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में धार्मिक आरक्षण दे रही है। 10% कम करके मुस्लिम्स को देने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम डिमांड करें, ये बीसी रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं है। बीसी रिजर्वेशन देना है तो 42% रिजर्वेशन बीसी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करे, बीसी के नाम पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देना, ये बीसी रिजर्वेशन नहीं है, बीसी के खिलाफ है। और मुस्लिम के लिए जो वोट बैंक राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में फिर एक बार तैयार हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के मेड इन इंडिया ड्रोन्स ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान उसे पहुंचाया। देखिए हमारी संवाददाता नंदिता डागर की द्रास सेक्टर से हमारी सरहदों पर तैनात होने वाले मिलिट्री ड्रोन्स पर यह खास रिपोर्ट। AT-15 नाम का मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो कि आर्टिलरी यानी कि तोप के यूनिट्स को बहुत ज़्यादा मदद करता है उनकी जो फायर निकलती है तोपों से उसकी डायरेक्शन के लिए। ये एक प्राइमरीली सर्वेलेंस यानी निगरानी इत्यादि करने का ड्रोन है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। 2 मोड्स पर चलता है, क्रूज मोड और टर्बो मोड। टर्बो मोड में इसके रोटर्स घूमते हैं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे आर्टिलरी यूनिट्स को इस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को यूज़ करने में, ऑपरेट करने में, टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर उनकी प्रिसाइज लोकेशन, उनकी बिल्कुल सटीक लोकेशन दे सकता है। ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है, भारत में निर्मित है। एस्टीरिया इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके द्वारा ये डिज़ाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड है। एक तरह से ये आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक प्रतीक है। AT-15 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की तरह ये है SW रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, यानी कि ये UAV या ड्रोन जिसे आसान भाषा में कहते हैं। इसे कंसोल के द्वारा जो एक पायलट है वो दूर से इसे उड़ाता है, इसीलिए इसे रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कहा जाता है। आइडिया फोर्ज नाम की इंडियन कंपनी है, उसने इसे निर्माण किया है। दुश्मन के टेरिटरी में जाके ये भी अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड
जो नीचे पॉड्स लगे हुए हैं, गिम्बल्स, उनके थ्रू दुश्मन की टेरिटरी में किस इलाके पे या किस टारगेट पर सटीक निशाना देना है हमारी तोपों की गन्स को, वो ये बताता है। ये यूएवी यानी कि इस ड्रोन को हम क्वाडकॉप्टर कहते हैं, आर्टिलरी यूनिट्स में यूज़ होता है और इसकी बड़ी खूबी है इसके नीचे ये जो पॉड लगा हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड, यानी कि दिन के समय और रात के समय भी ये इसका विजन है, यानी देख सकता है और इसे उड़ाकर इसे वापस हम अपने पास ला सकते हैं। ये है त्रिनेत्रा क्वाडकॉप्टर। ये भी एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसे रिमोटली पायलट किया जाता है इस कंसोल के द्वारा। हमारी आर्मी के जो फौजी हैं बिल्कुल दक्ष हो चुके हैं इसको ऑपरेट करने में। इसके अंदर एक बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा है और इसके अंदर टर्बो मोटर है जो कि इन 4 रोटर्स को घुमाती है और उस तरीके से ये उड़ता है। आप सब ने फर्स्ट पर्सन व्यू या एफपीवी ड्रोन्स ने क्या कारनामे किए वो यूक्रेन के स्पाइडर्स वेब ऑपरेशन में देखा, और ये इंडियन आर्मी का खुद का बनाया हुआ, डिजाइन किया हुआ एक फर्स्ट पर्सन व्यू या एफपीवी ड्रोन है। इसे आर्मी की बटालियन में ट्रूप्स खुद ही असेंबल कर बनाते हैं। ये एक पेलोड है इसका, इस एफपीवी ड्रोन का, जिसमें हमारी ट्रूप्स डायनामाइट या टीएनटी या कोई भी बारूद या एक्सप्लोजिव भर सकते हैं। दुश्मन को ही जाके ये टारगेट करेगा। इसका ये कंसोल है, जॉयस्टिक से आप इस एफपीवी ड्रोन की डायरेक्शन, नेविगेशन कर सकते हैं। मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। ये है आईपीस जो हेडगियर की तरह यूज होता है, और जो ये एफपीवी ड्रोन देख रहा है वो हमारे फौजी देख सकते हैं कि दुश्मन के इलाके में क्या ये ड्रोन टारगेट करने वाला है। और ये एक सुइसाइड ड्रोन है, यानी कामिकाजे ड्रोन जिसे क्लासिफाई किया जा सकता है। ये एक बार लॉन्च किया जाएगा, फिर दुश्मन के इलाके में इसे वहां जाके ये अपने आप को बॉम्ब कर देगा और ये वापस नहीं आएगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ द्रास सेक्टर से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। तो हर वक्त पर दुश्मन पर नज़र यहाँ पर रखी जा रही है और रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत का एक बेहद सशक्त शानदार उदाहरण अभी हमने देखा। बात करें बाजारों की, तो आज एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि भारत का गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। जापान का निकेई, हांगकांग के हैंग सेंग और ताइवान के मार्केट लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं एशियन मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नजर आ रही है। एशियाई बाजारों में आज ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $70 प्रति बैरल पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, ट्रेड करता हुआ। ये पिछले कारोबारी दिन से लगभग 0.6 से 0.7% की गिरावट है। ओपेक और अन्य देशों ने सितंबर से तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई है। रविवार को ओपेक की बैठक हुई जिसमें सऊदी अरब, रूस, यूएई, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हुए। ओपेक समेत अन्य देशों की तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति की घोषणा के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी नजर आ रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े कमजोर रोजगार आंकड़े और व्यापार तनाव ने भी बाजारों में तनाव बढ़ाया है, जिससे तेल की मांग घटने की आशंका बनी हुई है। और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू हो गई है। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी और उसी दिन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक के फैसलों का ऐलान करेंगे। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। एसबीआई रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई में नरमी और वैश्विक अनिश्चितताओं के मद्देनजर आरबीआई द्वारा रेपो दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात इजरायल और हमास की, जिसके संघर्ष में गाजा की हालात दिनों दिन दयनीय होती जा रहे हैं। इस बीच गाजा में बंधकों की मदद के लिए हमास तैयार हो गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हमास ने इजरायल के सामने शर्त रखी है कि वो अगर हवाई हमले रोक दे और मानवतावादी मार्ग स्थायी रूप से खोल दे तो हमास की ओर से इजरायली बंधकों को मेडिकल सहायता और भोजन जैसी मदद दी जाएगी और इसके लिए वो रेड क्रॉस से समन्वय करने को भी तैयार है। वहीं इजरायल के विदेश मंत्री गिदेओन सावर ने विशेष आवेदन कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कल मंगलवार को विशेष सत्र का आयोजन करवाया है, जिसमें इन बंधकों की स्थिति और संभावित मानवीय राहत और शांति प्रयासों पर चर्चा की जाएगी।
आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर भक्तगण भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आरती की गई। शहर के सभी शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। शिवालय भगवान शिव की आस्था और भक्ति से गुलजार हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय पाठ किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, देवघर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जगह भक्त शिव की आराधना में मगन हैं। और इस वक्त एक खबर आ रही है, सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। आपके पास इसे साबित करने के लिए कौन सा पुख्ता सबूत है? एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या ये सब कहना जरूरी है? आप संसद में भी तो इसको लेकर सवाल पूछ सकते थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 दिसंबर 2022 को दिए बयान में कहा था कि चीन ने भारतीय सीमा के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना कब्जा कर लिया है। चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है और वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगी। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में मानहानि की शिकायत दायर हुई और निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक की मांग के साथ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि वो विपक्ष के नेता हैं। अगर विपक्ष का नेता मीडिया में छपी खबर को लेकर बयान नहीं दे सकता तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी बात कहनी है वो संसद में कहनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में ये सब कहने की क्या जरूरत थी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर यूपी सरकार और इस मामले में निचली अदालत में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है। सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। तो यहां पर 9 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने बयान दिया था और यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कड़ी टिप्पणी सामने आई है। उन्हें बड़ी फटकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान आप कैसे दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आप विपक्ष के नेता हैं, तो आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? आपके पास कौन से सबूत हैं जिनके हवाले से आपने इस तरह का बयान दिया? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, जिसको लेकर कड़ी आलोचना हुई थी और यहां पर यूपी में उनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया था। तो यहां पर सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन भारतीय सीमा के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना कब्जा कर चुका है और चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है और वो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं और इस बारे में भारतीय मीडिया कोई सवाल नहीं पूछती। इस बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी और लखनऊ की निचली अदालत में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर हुई। अब इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में उन्हें फटकार लगाई है और उनसे पूछा है कि आखिर वो इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं बिना किसी सबूत के। क्या सबूत है राहुल गांधी के पास कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि चीन भारतीय सीमा में घुस आया है? गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने यह बयान दिया था और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीधे उनसे ये फटकार लगाई है और बेहद तीखी टिप्पणी यहां पर की है कि एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कह सकता जैसा राहुल गांधी ने कहा है।
अभिषेक मनु सिंह भी उनके वकील, जिन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, ऐसे में वो कुछ भी कह सकते हैं या फिर किसी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से उठी किसी खबर को वो बयान के रूप में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिना सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप संसद में इसको लेकर सवाल क्यों नहीं पूछते? क्योंकि संसद में तो विपक्ष जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान, अपनी पैदल यात्रा के दौरान, जो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर ये बयान दिया, बेहद विवादित बयान, बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान, और उस पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लगी है कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि चीन भारत में घुस आया है, कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है? कौन से सबूत हैं आपके पास जिनके हवाले से आप इस तरह की बात कह रहे हैं? क्या कोई भारतीय, क्या कोई सच्चा भारतीय इस तरह की बात कह सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं कह सकता। भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर अब बहुत ही कड़ी फटकार यहां पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लगी है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।